भारतीय संविधान में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आजादी के समय से ही भारतीय पत्रकारों ने देश को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। भारत में अनेक प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं जिन्होंने निस्वार्थ देश की सेवा की है। उसी तरह देश के मध्य प्रांत और अविभाजित मध्य प्रदेश में मधुकर खेर हिंदी, अंग्रेजी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा नाम है जिन्हें छोड़कर अब छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पूरी नहीं हो सकती। आज हम विरासत में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार मधुकर खेर की। हम लोगों ने छात्र जीवन में रायपुर की पत्रकारिता को देखा है। जब मैं रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का अध्यक्ष था, उस समय रायपुर के पत्रकारिता जगत में श्री मधुकर खेर एक दीप स्तंभ की तरह थे। शिष्ट, शालीन और मधुर व्यवहार के कारण श्री मधुकर खेर ने अपनी एक अलग जगह रायपुर के पत्रकारिता जगत में बनाई थी। हम छात्र नेताओं को श्री मधुकर खेर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जनहित के किसी भी मुद्दे को लेकर उस समय लड़ाई लड़ना छात्र नेताओं की परंपरा थी और श्री मधुकर खेर हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे। ये वो नाम है जिसने भारत की गुलामी के दौर में जन्म लिया और करीब करीब आजादी के समय से पत्रकारिता की शुरुआत की। यह वो समय था जब छत्तीसगढ़ के अलग राज्य की तो दूर मध्य प्रदेश राज्य की बनने की भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस समय इस शख्स ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा पर साधिकार पत्रकारिता शुरू की थी और आगे चलकर वो इस राज्य के लिए अपनी जिंदगी भर पत्रकारिता के जीवंत विश्वविद्यालय कहलाए। मधुकर खेर छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के मेरुदंड है। यानी इंग्लिश जर्नलिज्म में पकड़ अच्छी थी, पीटीआई के काम देखा करते थे। मधुकर खेर भैया जी का एक ऐसा नाम है जिन्होंने पत्रकारिता जगत को अमूल्य योगदान दिया। खास करके अंग्रेजी पत्रकारिता में उन्होंने देश के सभी बड़े बड़े समाचार पत्रों से संबद्ध रहते हुए अपनी लेखनी को व्यक्त किया है। सीपीएन बरार प्रांत में शामिल छत्तीसगढ़ अंचल के एक छोटे से कस्बे रायपुर के बूढ़ापारा निवासी विठलराव खेर और मनोरमा खेर के दूसरे बेटे के रूप में मधुकर खेर का जन्म 12 फरवरी 1928 को रायपुर में हुआ। उनके बड़े भाई कमलाकर खेर थे जिन्होंने भी आगे चलकर एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। विठलराव खेर मूलतः सागर के निवासी थे। वो रेलवे में नौकरी के दौरान तबादला होने पर रायपुर आ गए। बालक मधुकर की प्राथमिक शिक्षा बूढ़ापारा प्राथमिक शाला तो माध्यमिक शिक्षा लॉरी स्कूल, जिसे अब हम सप्रे स्कूल के नाम से जानते हैं, में और सेंट पॉल्स स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से किया। हमेशा पढ़ाई में अच्छे रहे मधुकर खेर की कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही दोस्ती गोविंद लाल वोरा से हुई, जो ताउम्र कायम रही। दोस्ती कॉलेज के जमाने से दोस्ती है। छत्तीसगढ़ कॉलेज में दोनों पढ़ा करते थे। एक वरिष्ठ के नाते हुए हमेशा मुझे गाइड करते रहते थे। बहुत सरल, सहज और अच्छे इंसान जिसको कहना चाहिए वो थे। उस समय का छत्तीसगढ़ कॉलेज तब के छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज था और नागपुर विश्वविद्यालय के अधीन आता था। ग्रेजुएशन के बाद मधुकर खेर ने राजनीति विज्ञान में एमए किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राजनीति विज्ञान में एमए करने और तब के माहौल के बाद भी मधुकर खेर ने राजनीति की बजाय पत्रकारिता करने की ठानी। उन्होंने हमेशा पत्रकारिता को एक समाज सेवा का परहित का माध्यम ही माना। वो गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित थे। स्कूल के दिनों में जहां एक और उनके कई सहपाठी किसी दयनीय व्यक्ति या बुजुर्ग का मजाक बनाते थे, तो दूसरी ओर मधुकर उस व्यक्ति से सहानुभूति जताते हुए यथासंभव उसकी मदद करते थे। उनकी पत्रकारिता की शुरुआत साल 1948 में साप्ताहिक युग नागपुर
और हिंदुस्तान समाचार महाकाल लोक से हुई। वो 1950 से दैनिक युगधर्म और अंग्रेजी दैनिक नागपुर टाइम्स, दैनिक हितवाद, इंडियन एक्सप्रेस मुंबई, इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली और विजयनगरम का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व करते रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, टेलीग्राफ कोलकाता, मध्य प्रदेश, क्रॉनिकल भोपाल, नेशनल हेराल्ड, मदरलैंड गुजराती, जन्मभूमि और समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के 1953 के संवाददाता के रूप में रहे, जबकि उन्होंने टाइड मुंबई, मार्च ऑफ नेशन, किड, ब्लिट्स, ऑर्गेनाइजर, कोलकाता के संडे, बड़ौदा के एनलाइटन, नागपुर के ज्वाला के साथ, भोपाल के स्वर्गीय केपी नारायणन के मिडलैंड, द वीक, मुंबई के अनलुकर, धर्मयुग और इलस्ट्रेट वीकली में कई बार विशेष रिपोर्ट्स भी लिखी। नागपुर युग धर्म से प्रारंभ हुआ और उसके बाद में हम देखेंगे कि जितने हमारे मुख्य हम बात करें तो उसमें आपके दैनिक युग धर्म है, अंग्रेजी दैनिक नागपुर टाइम्स, हितवाद, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे पत्रकारिता में काम करने का अवसर मिला। जब से मैंने होश संभाला उनको पत्रकारिता और साहित्य के काम करते ही देखा। बहुत बचपन से हमने उनको लगातार काम करते ही देखा है। कि वो पत्रकार नहीं थे, पत्र ट्रक थे। वो एक अखबार को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, कम से कम 10 अखबार को रिप्रेजेंट करते। और एक उनके पास पीटीआई नाम की एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके पहले और आखिरी स्ट्रिंगर थे। तो मधुकर खेर और गोरा जी ने सचमुच छत्तीसगढ़ की प्रिंट मीडिया में इतिहास रचा है। उस दौर में पत्रकारिता जगत का पितामह कहा जाता था। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकारों में उनकी गिनती होती थी और उनके समाचारों का मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश के उसमें काफ़ी असर था। अनगिनत नाम हैं और इतनी बड़ी फाइलें हैं और बोले सब में उनकी स्टोरी भी लगी हुई है। एक पत्रकार के तौर पे उन्होंने देश भर की सभी बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में काम किया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, संडे मैगजीन, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांत और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। क्योंकि खेर साहब हमेशा केवल समाचार प्रेस के अलावा उनकी कोई अपेक्षा नहीं रही और उनका जो जीवन था बिल्कुल सादा था। कुर्ता पजामा पहनते थे, रिक्शे पर जाया करते थे और या फिर गोविंदलाल बोरा जी के साथ जाया करते थे। वो मधुकर खेर ही वो पत्रकार थे जो विदर्भ श्रमजीवी पत्रकार संघ और पूर्व मध्य प्रदेश में रायपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने 1950-51 में दुर्ग और रायपुर शाखाओं की स्थापना भी की। छत्तीसगढ़ में श्रमजीवी पत्रकार संघ के संस्थापक थे वो। रायपुर प्रेस क्लब के भी संस्थापक सदस्य रहे, फिर बाद में पदाधिकारी भी रहे और श्रमजीवी पत्रकारों और प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए भी वो हमेशा एक मददगार के रूप में आगे आते थे। उन्होंने हमेशा पत्रकारिता में व्यक्तिगत राय से परहेज किया, इसलिए उन्हें नेशनल हेराल्ड और मदरलैंड ऑफ दिल्ली जैसे परस्पर विरोधी अखबारों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिला। बिल्कुल, जर्नलिज्म में जो सच है वही लिखा जाएगा। जितने विचारधारा के लोग थे सब उनका सम्मान करते थे, पर उनका आदर भी करते थे। खेर साहब ने जो कह दिया मान्य है। और साहित्य और पत्रकारिता में उन्होंने काफ़ी कार्य किया। जैसे गोविंदलाल बोरा जी हैं, रमेश नैयर जी और जो पुराने साहित्यकार थे बड़े बड़े, उस समय के कई पत्रकार जो आज ज़्यादातर इस दुनिया में नहीं हैं और साहित्यकार, उन सब के साथ उन्होंने बहुत लंबा कार्य किया। और जो प्रतिस्पर्धी अखबार थे, जैसे पुराने जो अखबार ब्लिट्स और करंट, उनमें इतनी प्रतिस्पर्धा थी कि वो एक दूसरे के स्टाफ को अपने यहाँ नौकरी पे नहीं लेते थे, लेकिन वो दोनों की जानकारी में दोनों के लिए काम करते थे। उन्हें पत्रकारिता के अलावा छात्र जीवन से ही एकांकी नाटक, लेख और फीचर लेखन का शौक रहा, जो अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। इनमें धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, आजकल, कादाम्बिनी आदि प्रमुख हैं।
आकाशवाणी से भी उनकी कई कहानियां प्रसारित हुई। उन्होंने करीब 150 कहानियां लिखी। उनका उठना बैठना सामान्य जन के अलावा साहित्यकारों के साथ भी था, जो अक्सर उनकी मेधा को देखकर कहा करते थे कि उम्र इतनी कम और लेखन बहुत वरिष्ठों जैसा। उसके साथ में न केवल लिखने का बल्कि नाट्य है, लेख है, लेखन का कार्य है और फीचर लिखने का काम भी उनके द्वारा किया गया। तो उस समय जो क्रांतिकारी थे काफ़ी महान, उनका काफ़ी नाम था देश भर में, यशपाल जी। तो बोले हमको तो खेर साहब से मिलना है जो साहित्यकार हैं बहुत ख्यात। तो यशपाल जी ने कहा, तो उनकी माता जी ने बोला कि वो तो वहाँ बैठे हैं करके। तो वो बिल्कुल एकदम किशोर वय के युवक को देखा रहे, हमने तो सोचा था कि आप अच्छे खासे उम्र वाले होंगे और काफ़ी सीनियर होंगे, लेकिन आप तो बहुत बोले हमारे छोटे भाई निकले। आलेख या कविताएं छपा करती थी और उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती थी। लोगों को जब पता लगता था कि ये एक युवा, इतना युवा साहित्यकार है, तो उनको बहुत आश्चर्य होता था कि इतनी कम उम्र में कोई इस तरह की कहानियाँ या कविताएं कैसे लिख सकता है। इसी बीच साल 1965 में मधुकर खेर का विवाह बिलासपुर के कोवले परिवार की सुपुत्री माणिक से तय हुआ। इसका भी एक रोचक किस्सा है। मेरी माँ को, जो एक बहुत विदुषी और पढ़ी लिखी महिला थी, देखने गए थे। तब मेरे पिता ने पहली शर्त मेरी माँ के पास ये रखी कि मैं बहुत सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर पाऊँगा और इसलिए तुम्हें कोई आर्थिक रूप से सुखी नहीं कर पाऊँगा। हाँ, प्यार और सम्मान मैं तुम्हें भरपूर दूंगा। यदि तुम इस बात के लिए राजी हो तो हमारा विवाह हो सकता है। मेरी माँ ने उनकी यह शर्त मान ली और सारे जीवन कभी पिताजी से एक साड़ी तक डिमांड नहीं की। मेरे पिता जो सिद्धांतों पर चल पाए उसका श्रेय हमेशा मेरी माँ को देते थे। इस दंपत्ति की 3 संतानें हुई। सबसे बड़े बेटे मिलिंद, फिर बेटी ममता और फिर तीसरे नंबर पर बेटा मकरन, जिनमें से मिलिंद नगर निगम रायपुर में पदस्थ हैं। बेटी ममता 1995 तक अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर की पत्रकारिता में सक्रिय रही और अब शादी के बाद ऑर्गेनिक खेती से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह छोटे बेटे मकरन छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी चंदखुरी में पदस्थ हैं। इसी परिवार में शामिल रहे मधुकर खेर के बड़े भाई कमलाकर खेर, क्योंकि वो आजीवन अविवाहित ही रहे। कमलाकर खेर खुद एक वरिष्ठ पत्रकार रहे। इसके साथ ही वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा पर उनकी नजर तो रहती ही थी। उन्हें दिमागी कसरत भी पसंद थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उन्हें शतरंज खेलना भी पसंद था। घर पर रहने के दौरान वो अक्सर अपनी बेटी ममता के साथ शतरंज खेला करते थे। मेरे पिताजी रात को आते थे, मुझे उठाते थे और अपनी गोद में रखते थे। मैं नींद में रहती थी और मुझे खाना खिलाते थे। जब उन्हें निश्चित हो जाते थे कि सारे बच्चों ने ठीक तरह से खाना खा लिया है, उसके बाद ही मेरे पिताजी खाना खाते थे। हम तीनों भाई बहनों के साथ, माताजी के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। अपने माता पिता के साथ भी मधुकर खेर जी का व्यवहार बहुत अच्छा था। पिताजी का, मधुकर खेर साहब का हमेशा यही रहता था कि क्या बनो क्या नहीं बनो, तुमको बनना है, हमको नहीं बनना है, पर अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना। नागरिक अच्छा बनना ताकि अपना योगदान दे सको समाज में, कुछ संभव हो सके तुम्हारे लिए योगदान देना। तुम अच्छे नागरिक बनोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है। मधुकर खेर ने अपनी सारी जिंदगी सामान्य कीमत वाला सफेद कुर्ता पैजामा और बाटा की चप्पल पहनकर गुजारी। बिल्कुल सीधा सादा सरल व्यवहार और रहन सहन में भी, और उनके चेहरे से एक तेजस्विता झलकती थी। वो पत्रकारिता के आकाश में उसी तरह से चमकते थे। उनसे सीखे अनेक पत्रकार शहर, प्रदेश, देश में सच्ची पत्रकारिता का कर्तव्य निभाते रहे। छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत को मधुकर खेर जी ने प्रेरणा दी और उसी प्रेरणा के स्वरूप आज छत्तीसगढ़ युवा पीढ़ी के जो पत्रकार हैं अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ रायपुर के या इस क्षेत्र के अधिकांश पत्रकारों ने
पत्रकारिता के आदर्श सिद्धांत उनसे सीखे हैं, कलम चलाना उनसे सीखा है। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पत्रकारिता को जिया है। मधुकर खेर इन सब के बाद भी खुद को बहुत ऊंचे स्थान पर न मानकर नए पत्रकारों को अच्छा काम करने पर व्यक्तिगत रूप से बधाई देते थे और यथासंभव दूसरों की मदद करते थे। वो छोटे या बड़े में कोई अंतर नहीं समझते थे, सबको अपना बराबर के समझते थे। कभी उन्होंने कौन बड़ा कौन छोटा, मैं पत्रकारिता में इसका उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं रखा। ऐसे ही एक बार एक आदिवासी पर भालू ने हमला कर दिया। उस आदिवासी को बचाने की कोशिश करते हुए उसका साथी भालू से लड़ा और घायल हो गया। इस मामले में उनकी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने के बाद घायल को उचित इलाज मिल पाया। परहित उन्होंने जीवन भर किया। परहित तो करते थे पर वो कभी बताते नहीं थे, क्रेडिट नहीं लेते थे। सोच उनकी यही रहती थी कि जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको नेशनल लेवल पर एक पहचान मिले और उसकी मदद हो सके जितनी समाज से और सरकार से, उस पे वो कार्य करते थे। मधुकर खेर का ज्ञान तो अद्भुत था। वे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे। संसार के किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर उनके साथ चर्चा की जा सकती थी। वो ज्ञान का सागर थे। इतना होने के बाद भी उन्हें छत्तीसगढ़ से बहुत प्रेम था। ये भी ऑफ़र आता था कि आप मुंबई या दिल्ली आ जाइए, यहाँ आप हमें ज्वाइन करिए, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, मैं रायपुर छोड़कर छत्तीसगढ़ या उस समय मध्य प्रदेश वो छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश में लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं से उनके संबंध रहे। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसे देखा जाए तो पॉलिटिकली उनकी पकड़ अच्छी थी। तो जैसे श्यामाचरण शुक्ला चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, अरे मधु आया कि नहीं। मुख्यमंत्रियों को भी मैंने बड़ी सरलता और सम्मान के साथ मधुकर खेर के साथ बात करते और बराबरी का और सम्मान का दर्जा देते हुए देखा है। इसमें मैंने प्रकाश चंद्र सेठी को, श्री अर्जुन सिंह को, श्यामाचरण शुक्ला को, इन सब को, मोतीलाल वोरा को मैंने बड़े सम्मान के साथ मधुकर खेर का आदर करते और उनकी पत्रकारिता की वरिष्ठता का सम्मान करते हुए मैंने हमेशा देखा है। सारे नेताओं से उनके संबंध बहुत अच्छे थे। विरोधी दल के, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, लेकिन उनके व्यक्तिगत संबंध सबसे बहुत अच्छे रहे। मधुकर खेर साहब हनुमान जी में बहुत आस्था रखते थे। उन्होंने परिवार पर भी कोई निर्णय कभी नहीं थोपा। एकदम सिंपल, आध्यात्मिक, और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। हम लोग जाते थे दुर्ग कई बार, मोतीलाल जी के बीच में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता था, तो हिम्मत स्ट्रीट फाउंड्री हुआ करता था पहले, वहाँ पे एक हनुमान मंदिर था, वहाँ रोज आते जाते बहुत प्रणाम करते थे। तो उनकी हनुमान जी में बड़ी अटूट आस्था थी। बोल के गए थे कि हनुमान चालीसा बेटा हमारे बात भी करते रहना, हो सके तो करते रहना। मैं कोई थोप के या ऑर्डर करके नहीं जा रहा हूँ, अच्छा लगे तो करते रहना। उन्हें राज्यसभा सीट भी ऑफर की गई थी, जिसे उन्होंने विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया था। बचपन में ये भी सुना था कि उनको राज्यसभा सदस्यता तक कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से बहुत वरिष्ठ नेताओं ने ऑफ़र की थी। उसे भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं पत्रकारिता में ही रहना चाहता हूँ, मुझे राजनीति में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि मैं इसी के ज़रिए सेवा करना चाहता हूँ। कैसे पत्रकार थे जिनको आदर्श पत्रकार माना जा सकता है आज भी, कि उनका उद्देश्य और पूरा जीवन केवल समाचार संकलन के लिए ही समर्पित था। ऐसा कहकर वो हमेशा अपने टाइपराइटर में उलझे रहते। समाचार टाइप करने के बाद तार घर जाकर उस समाचार को समाचार पत्र पत्रिकाओं को भेजने में मशगूल रहते थे। मधुकर खेर को बतौर एक पत्रकार हमेशा यह ध्यान रहा कि किसी भी विषय का एक ही पक्ष नहीं रहता है, दूसरा पक्ष भी रहता है। पत्रकार का ये दायित्व रहता है कि वो अपने समाचार में सभी पक्ष उभारे। ने ये कहा कि अगर इनकी गिरफ्तारी करना है तो पहले हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। गोविंद लाल वोरा और मधुकर खेर का प्रशासन ने तेवर देखा तो वे गिरफ्तारी से पीछे हट गए। पश्चात मोतीलाल वोरा वहां आए, उन्होंने
हम लोगों से चर्चा की और जो भी बातें थी उसका निराकरण हुआ। तो मेरा कहना यह है कि पत्रकारिता के लिए और पत्रकारों के लिए वे संबंधों को भी आड़े नहीं आने देते थे। मोतीलाल वोरा से उनके बहुत पारिवारिक रिश्ते थे, बहुत पत्रकारिता के भी रिश्ते थे। गोविंद लाल वोरा के तो वो बहुत घनिष्ठ थे, इस मायने में भी मोतीलाल वोरा के बहुत करीब थे। इसके बावजूद उन्होंने हमारा साथ दिया। समाचारों से इतर लेकिन पत्रकारिता से ही जुड़े मधुकर खेर के लेखन पर नजर डालें तो उन्होंने सुरेश पंडित के साथ मिलकर आंचलिक संवाददाता शीर्षक से किताब लिखी, जो हमें यह बताती है कि एक अच्छे आंचलिक संवाददाता में क्या खूबियां होनी चाहिए। यह किताब लिखने का साहस उन्हें अपने अनुभवों से ही मिला। प्रारंभ में वे साहित्यकार भी रहे हैं, उनकी कई कहानियां भी प्रकाशित हुई हैं, लेकिन कुल मिला के वे पत्रकारिता के लिए ही अंत तक समर्पित रहे। ऐसी ऐसी खबरें खोज के लाए हैं और कौन आदमी का गायक इसका पता लगाते थे और उनका बाकायदा साक्षात्कार भी लेते थे और कोई भी खबर खेर साहब की नज़र से नहीं चूकती थी कभी भी। कॉलेज के दिनों में गोविंद लाल वोरा से हुई उनकी मित्रता जीवन भर कायम रही। कॉलेज की पढ़ाई के बाद दोनों दोस्त पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। मधुकर खेर है, ऐसे मेरे पिताजी के दोस्त हुआ करते थे। ऐसे मेरे पिताजी के समान थे वो। पिताजी और मधुकर खेर साहब दोनों सवेरे की 6 बजे की चाय चौबे कॉलोनी में दोनों एक साथ पिया करते थे। खेर साहब और वोरा जी की जोड़ी पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस थी। 60s के आसपास बहुत लंबा समय उन लोगों ने इस प्रिंट मीडिया के से शुरू किया और वहीं से एंड भी हो गया खेर साहब का। गोविंद लाल वोरा भी आगे चलकर समय के साथ एक वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार बने। मधुकर खेर और उनके अभिन्न मित्र गोविंद लाल वोरा ने 1962 में नभ नाम से हिंदी मासिक पत्रिका का प्रकाशन रायपुर से किया। हालांकि यह पत्रिका बहुत लंबे अरसे तक नहीं चली और इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा, लेकिन दोनों के बीच मित्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर साल नवरात्र में दोनों रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर में देवी दर्शन के लिए जाया करते थे। अब ये महामाया मंदिर दोनों साथ में जाया करते थे सवेरे। हाँ, खेर साहब को न साइकिल चलाना आता था न स्कूटर चलाना आता था। पिताजी के साथ हर जगह जाया करते थे। तो लोग नहीं जानते उनको लॉरेल हार्डी के नाम से फेमस क्या कहते हैं। पिताजी की थोड़ी हाइट ज़्यादा थी, खेर साहब की हाइट कम है, तो लोग उनको लॉरेल हार्डी के नाम से बुलाते थे। मित्रता ऐसी थी कि मधुकर खेर ने रायपुर के गीता नगर में गोविंद लाल वोरा के घर के समीप ही अपना घर बनवाया और बूढ़ा पारा छोड़कर वहीं रहे। हर जगह वो दोनों साथ में जाते थे। पत्रकारिता ले लो, चाहे पर्सनल उनके दोस्त ले लो, चाहे महाराष्ट्र समाज का ले लो, चाहे मारवाड़ी समाज का ले लो, दोनों एक साथ जाते थे सब। जब उन्हें बलराज साहनी मेमोरियल पत्रकारिता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई तो उन्होंने यह कहते हुए विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था कि अभी वो इस योग्य नहीं है और उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। हालांकि संबंधों के चलते उन्होंने पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला केडिया पत्रकारिता पुरस्कार रायगढ़ और नंद कुमार पाठक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मध्य भारत परिदृश्य स्वीकार किया था। अवार्ड वगैरह के पीछे नहीं भागते। तो कई बार पुरस्कार भी ऑफर हुए, लेकिन वो बहुत से पुरस्कारों को, जैसे बलराज साहनी पुरस्कार का हमें याद आता है कि उन्होंने ये कहा था कि अरे मैं भी इसके योग्य नहीं हूँ, बहुत जूनियर हूँ, ये कहकर विनम्रता से उन्होंने ठुकराया था। उनको कुछ स्थानीय स्तर पर नंद कुमार पाठक स्मृति और केडिया पुरस्कार मिला, जो उन्होंने संबंधों के चलते स्वीकार किया था, लेकिन वो कहते थे कि मैं पत्रकारिता पुरस्कार के लिए नहीं करता। उनकी स्मृति में रायपुर प्रेस क्लब भवन का नामकरण उनके नाम पर किया गया। वहीं रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी भवन का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी स्मृति में हर साल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में राज्य अलंकरण की स्थापना की है। रायपुर में भी नगर पालिका का मोती बाग जो है, वहाँ पर एक रविंद्र भवन बना और वहाँ पत्रकारों के लिए एक कक्ष ऑफिस प्रारंभ किया गया था
और बाद में उस भवन का नाम इनके सम्मान में मधुकर खेर भवन के रूप में अभी भी जाना जाता है। बाद में शासन ने उनके नाम से अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए राज्य अलंकरण पुरस्कार की भी घोषणा की है। मधुकर खेर ने अपनी फ्रीलांसिंग पत्रकारिता 65-66 साल की आयु होने के बाद भी जारी रखी। 1995 तक वो टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, टाइम्स ऑफ एक्सप्रेस मुंबई, टेलीग्राफ कलकत्ता, संडे मैगजीन, ब्लेड्स और करंट के लिए समाचार भेजते रहे। काफ़ी अखबारों का उन्होंने आखिरी तक प्रतिनिधित्व किया। वो एक समय वो ऐसा समय था कि सबसे ज़्यादा अखबारों के वो फ्रीलांसर के रूप में प्रतिनिधि थे। इसके बाद उन पर उम्र का असर होने लगा और करीब 68 साल की उम्र में 31 मार्च 1996 को एक संक्षिप्त बीमारी के बाद वो देवलोक गमन कर गए। अचानक वो बाथरूम में स्लिप हो गए थे शायद, और उनके पाँव में चोट लगी थी और डायबिटीज़ थी उनको, तो फ्रैक्चर निकला था, तो वो हिलअप नहीं हो पाया था, तो उनको एडमिट किए थे। कुछ समय वो एडमिट रहे, उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो गए थे। वो अकेले पड़ गए थे, मेरे दोस्त चला गया, काफ़ी अकेले पड़ गए थे। कहते कि नहीं, उनका अंतिम संस्कार होता था, उनको चक्कर आ गया था, लोगों ने संभाला उनको।